नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। साथियों, एक और जबरदस्त सीडीपी की क्लास लेकर हम आ गए हैं। आज का बहुत ही दिलचस्प टॉपिक हमारा होने वाला है। टॉपिक है सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, और कौन कौन से एजेंट बच्चों का सामाजिकरण करते हैं उसके बारे में हम जानकारी आज लेंगे। उम्मीद करता हूं आपने पहले वाली सारी क्लासेस देख ली होंगी। दोस्तों जुड़ जाइए हमारे साथ, अपने सभी मित्रों को जुड़वा लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक, बहुत ही अच्छी तैयारी हम आपकी करा देंगे और सिलेक्शन के बिल्कुल यूं समझ लीजिए बाउंड्री आपकी पार करा देंगे। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको मैं विशेषताएं बता देता हूं। फ्री बैच है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फ्री बैच है तो खराब ही होगा। दोस्तों आपके लिए फ्री में लेके आए हैं। पेड बैच आपने बहुत पढ़ के देख लिए, एक बार फ्री बैच में भी पढ़ के देख लीजिए। क्लासेस बिल्कुल बेसिक से डाल रहे हैं, कंटेंट एकदम प्रिसाइज लेके आए हैं। प्रिसाइज कंटेंट का मतलब हो गया आपको ना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा ना कम पढ़ना पड़ेगा। जो रिक्वायरमेंट आपके कोर्स की है बिल्कुल वही कंटेंट हम लेके आए हैं। एकदम ऑथेंटिक कंटेंट है, ऑथेंटिक सोर्सेस के द्वारा हमने ये कंटेंट निकाला है। तो सिलेक्शन आपका 100% पक्का है यदि आप जुड़ जाते हैं। बस इतना कर दीजिए, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा 50-100 लोगों को तो वीडियो देखते देखते शेयर कर दो और सबको तैयारी करो, क्योंकि एक आपस में जो कंपटीशन होता है जिसे हेल्दी कंपटीशन बोलते हैं, जब उसमें तैयारी होती है तो बहुत मजा आता है दोस्तों। तो आज का टॉपिक बिना किसी देरी के मैं शुरू करता हूं, और मैं यही कामना करता हूं कि आने वाली जो भी भर्ती है उसमें हमारे सभी साथियों का सिलेक्शन हो, जिससे कि एक अच्छे अध्यापक बन के आप बच्चों को पढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज सोशलाइजेशन प्रोसेस की और एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दोस्तों सोशलाइजेशन या समाजीकरण होता क्या है। ये मैं डेफिनेशन नहीं लाया, एक बेसिक सी जनरल बात लिख के लाया हूं। उस बात को मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, कोई भी बच्चा जब समाज में रहना चाहता है तो सबसे पहली चीज क्या है, समाज क्या चाहेगा। समाज चाहेगा कि बच्चा मेरे अनुकूल बने। मेरे अनुकूल यानी मेरे जो नियम हैं, जो सामाजिक नियम हैं, वो बच्चा उनके अनुकूल बने। जब बड़ा हो तो बिल्कुल वैसा बने जैसा समाज चाहता है। ठीक है, बच्चा क्या चाहेगा, बच्चा ये चाहेगा कि वो समाज में अंतःक्रिया करे, उसके चीजों को सीखे। समाज से ही तो सीखेगा, तो समाज से अंतःक्रिया करके सामाजिक चीजों को ग्रहण करेगा और आगे चल के जो कि उसके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है, क्योंकि उसे समाज में रहना है। अब हमें समाज में क्यों रहना है, उसकी सबसे पहली चीज है, हम जो है एक सोशलाइज्ड ह्यूमन बीइंग यानी एनिमल्स हैं। हम सोशलाइज्ड लिविंग बीइंग्स हैं। इसका मतलब यह है कि हम समाज में ही रह सकते हैं, बिना समाज के नहीं रह सकते। इसका एक सबसे सरल एग्जांपल आपको बताता हूं। जो सबसे छोटी इकाई होती है हमारी बॉडी की वो सेल होती है। सेल होती है, एक बायोलॉजिकल इकाई जो होती है सबसे छोटी वो सेल होती है। ऐसे ही समाज की सबसे छोटी इकाई एक अकेला इंसान नहीं होता है। एक सामाजिक की सबसे छोटी इकाई एक फैमिली होती है। इसका मतलब हम अकेले रह ही नहीं सकते। जैसे सेल अकेला जीवित रह सकता है, ह्यूमन अकेला जीवित नहीं रह सकता। उसे समाज में अंतःक्रिया करनी ही पड़ेगी, तभी उसका जीवन चल पाएगा। तो समाज, ये जो चैप्टर है ये बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको यह समझ में आ गया कि बच्चा कैसे कैसे समाज से अंतःक्रिया करेगा, उसके नॉर्म्स, उसकी एक्सपेक्टेशंस को समझेगा ताकि उसके अनुकूल बन सके, उसके जो जैसा वो चाहिए वैसा बन सके। बिल्कुल सिंपल, एक लाइन में आपको समझा दिया। डेफिनेशन पढ़ लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। पहले मैं हट जाता हूं, इसको आप चाहो तो नोट कर लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। और देखिए क्या है, बेसिक सी बात लिखी है मैंने। जब बच्चा सामाजिक अपेक्षाओं, अपेक्षाओं का मतलब क्या हो गया कि भाई एक्सपेक्टेशंस, जो समाज हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि बच्चा ऐसा बने, बच्चा उसके अनुकूल बने, तो अपेक्षाओं। और सामाजिक मानदंड, मानदंड का मतलब समाज के नॉर्म्स, समाज के रूल्स, कि बच्चे को ये रूल तो सीखने पड़ेंगे कि इन रूल का फॉलो करना है, इनको मानोगे तो अच्छा रहेगा। तो समाज के मानदंड, रूल्स के अनुसार व्यवहार करना सीखता है। भाई सीखना पड़ेगा ना, कोई भी जन्म से ऐसा नहीं आता सीखा सिखाया। तो बच्चा जैसे जैसे समाज में रहेगा वैसे वैसे उसके नियमों को सीखता रहेगा। बिल्कुल क्लियर है। तो इसे समाजीकरण कहते हैं, यानी नियम, समाज में रहना, उसके नियमों को सीखना। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैं समझा पा रहा हूं आपको। समाजीकरण का मूल उद्देश्य सामाजिक परिवेश में अनुकूलन
एवं समायोजन है। यानी जिस बच्चे को समाज में रहना है उसके अनुकूल बना ले, जिससे कि वो उसमें ढल जाए, आराम से रह ले, क्योंकि उसे पूरे जीवन उसी समाज में रहना है। चलिए, सामाजिकरण वंशानुगत ना होकर वातावरण से प्रभावित होता है। हेरिडिटी का सामाजिकरण से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि जेनेटिकली आप जो हेरिडिटी लेके आए हो, बालों का कलर, हाइट, इस पे तो डिपेंड करता है, लेकिन सामाजिकरण जेनेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैसे भी जीन्स लेके आए हो, सामाजिकरण फॉलो आपको समाज में आके ही करना पड़ेगा। यानी जैसे बच्चा पैदा होता है तब उसका समाजीकरण शुरू होता है। प्रीनेटल में हम नहीं मानते कि कोई समाजीकरण हुआ होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। डेफिनेशन आपने नोट कर ली। अब मैं लेके आया हूं कुछ सोशल बिहेवियर जो बच्चा करता है। ये मैं कुछ सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार लेके आया हूं जो बच्चा करता है अलग अलग अवस्थाओं में। इनफेंसी तो मैंने नहीं ली, क्योंकि ज्यादातर बच्चा मदर के साथ, फादर के साथ रहता है। वो सब मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूं, इसलिए मैंने प्रारंभिक बाल्यावस्था से शुरू करा है, 2 to 7 ईयर वाली। 2 to 7 ईयर ये हो गई, और 7 to 12 ईयर ये हो गई अप्रोक्सीमेटली, यानी लगभग ये रहती हैं, और 12 से लेकर 18 के लगभग ये उम्र हो गई एडोलसेंस, किशोरावस्था। तो वो क्या क्या करता है, कैसे कैसे समाज में व्यवहार करता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला है इमिटेशन। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा इमिटेट करके सीखता है, सामाजिकरण अपना करता है। यानी दूसरे बच्चे को देखेगा, चाहे वो अच्छी हैबिट हो चाहे बुरी हैबिट हो, उसे इमिटेट करेगा। जैसे बहुत सरल सी बात है, जब बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, जीभ दिखाना, इससे आप सीख सकते हैं कि बच्चा एक दूसरे को इमिटेट करके सीखता है। छोटों को ही नहीं, बड़ों को भी इमिटेट करता है। तो इसलिए यदि बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिकरण कराना हो तो जो आपका आचरण है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपका आचरण अच्छा होगा तो बच्चा उसे इमिटेट करेगा, चाहे आप शिक्षक हो, चाहे आप माता हो, पिता हो, कोई भी हो, आपका आचरण अच्छा होगा। क्योंकि ये चीज हम बच्चों से तो उम्मीद नहीं कर सकते कि बच्चे आचरण अच्छा करेंगे, तो बड़े अगर अच्छा आचरण करेंगे तो उनके इमिटेशन में बच्चा हेल्दी चीजें सीखेगा। नमस्ते करना, आप बोलना, तू ना बोल के आप बोलिए, तो बच्चा उन्हें फॉलो करता है। उसके बाद आता है सामाजिक अनुमोदन यानी अप्रूवल। देखिए, सामाजिक अनुमोदन का मतलब होता है बच्चा अप्रूवल लेता है कोई भी चीज करने से पहले। जैसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा आपका अप्रूवल लेना चाहता है कि क्या मैं ये कर लूं। कई बार तो वो जो अप्रूवल होता है वो इस प्रकार होता है कि वो मौखिक पूछता भी नहीं है आपसे। जैसे मान लीजिए वो कोई चीज उठा रहा है और आपको देख रहा है, उठा रहा है, बहुत सरल एग्जांपल बता रहा हूं ये सामाजिक अनुमोदन का, ठीक है। कोई चीज उठा रहा है, आपको देख रहा है, आपने नहीं टोका तो इसका मतलब सहमति मिल गई, उठा सकते हो, सहमति मिल गई, उठा सकते हो। तो बच्चा इस तरीके से भी अपना सामाजिकरण करता है, यानी वो अनुमोदन लेता है। और ऐसा होता है, प्रभावित भी होता है दूसरों से। ग्रुप में खेलने से पहले अनुमोदन लेना कि भाई आज ये खेलेंगे, तो सामाजिक अनुमोदन बच्चा लेता है और समाज के साथ अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इसके बाद आता है सहानुभूति, सिंपैथी। ये जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, इसमें बच्चे के मन में सिंपैथी आ जाती है। आप कभी भी देखिएगा, आप घर में उदास आएंगे, ठीक है, तो आपका भतीजा होगा, कोई भी होगा, वो एकदम आके पूछ लेगा। यानी वो हमारे फेस के हाव भाव भी पहचान जाता है कि आज चाचा, बुआ या जो भी है, आज जो ये है ये उदास है, ठीक है। और आपके प्रति एक सिंपैथी की भावना भी उसके मन में जागृत हो जाती है। जैसे चोट लग जाए तो उसके मन में सिंपैथी यानी ये वाले भाव आ जाते हैं। और वो इससे समाजीकरण क्या करेगा, आप बताइए, क्या समाजीकरण करेगा? जब सिंपैथी आएगी तो उसके एवज में वो आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहेगा। उसके मन में भाव प्रकट होंगे सिंपैथी के दौरान कि मैं इसके लिए कुछ अच्छा करूं। समाजीकरण हो रहा है, बिल्कुल सिंपल है। बताइए, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से ही मैं आपको, बेसिक चीजों से ही मैं आपको समझा रहा हूं, और उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत बढ़िया समझ में ये चीजें आ रही होंगी। अब देखिए, प्रतिद्वंदिता, राइवलरी, ये बच्चों में खेलने के टाइम पे रहती है। इसमें क्या होता है, अब आप कहेंगे इसमें अर्ली चाइल्डहुड पे क्या सोशल बिहेवियर से क्या बच्चा सीखेगा? तो कई बार क्या होता है, राइवलरी में बच्चा जो है कंपिटिटिव भावना में थोड़ा अच्छा कर जाता है। जैसे
कई बार क्या होता है, मान लो रस्सा कूदना है भाई, ऊंचाई कूदनी है, तो बच्चा कूदने की कोशिश कर रहा है, उसका मित्र कूद गया जो उसी के जितना है, तो बच्चा हिम्मत करके उसे कूदना चाहेगा। राइवलरी है ना, दुश्मनी नहीं बोल सकते, प्रतिद्वंदिता है, ठीक है। तो वो प्रतिद्वंदिता में सामाजिकरण उसका हो जाता है कि भाई मुझे भी ये काम करना है, वो मेहनत करता है। तो यहां से भी आप एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ये सारे जो भाव हैं ये बच्चे के अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं। उसके बाद क्या आता है, आसक्ति, अटैचमेंट। आप देखोगे अर्ली चाइल्डहुड पे फेवरेट खिलौने बच्चे के हो जाते हैं, गेम हो जाते हैं, वीडियो गेम, कि मैं तो ये वाला गेम खेलूंगा। और जीवंत चीजों से भी उसको अटैचमेंट होने लगता है, माँ बाप से बहुत ज्यादा अति प्रेम, ठीक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इलेक्ट्रा ऑडिपस, तो ये चीजें भी जो रहती हैं बच्चे के में, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है अपनी मम्मी से या पापा से। तो ये सारी अटैचमेंट भी उसके अंदर आते हैं। मित्रता, फ्रेंडशिप पनपती है, फ्रेंडशिप के कारण सोशल बिहेवियर में सीखता है, जैसा मित्र कर रहा है वैसा करेगा। मित्रता फैलेगी तो समाजीकरण बढ़ेगा, समाज का मतलब दायरा बढ़ेगा, तो सीखने का भी दायरा बढ़ेगा। आज उसके 3 मित्र हैं, सोनू, मोनू, टोनू, 3 मित्र जो हैं, वो तीनों जो हैं, तीनों से कुछ ना कुछ अंत्यक्रिया करके सीख रहा है। तो इसका मतलब जो व्यवहार है समाज में मित्रता का, वो उसको सिखा रहा है कुछ ना कुछ। अनुकूल बना रहा है आगे आने वाले टाइम में कि देख भाई, तुझे इस समाज में रहना है, इसके हिसाब से अभी से बन जा, इसके हिसाब से अभी से बन जा। सिंपल सी बात बोलूं तो, नहीं बनेगा तो फिर लोग मार मार के बनाएंगे। सामाजिक तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो क्या ही बताएं, जेल भी है हमारे यहाँ पर, ठीक है। जो सामाजिक नहीं बनता, असामाजिक तत्व होते हैं, जेल में भरे जाते हैं। चलिए, आक्रामकता, एग्रेसिवनेस, ये भी एक नेचर है, बिहेवियर है बच्चे का, एग्रेसिवनेस। इससे भी बच्चा कई बार क्या होता है, गलत भी और सही भी चीजें सीख पाता है समाज में। एग्रेसिवनेस का मतलब हो गया बच्चा किसी चीज को लेके आक्रामक है, आक्रामक है। अब आक्रामकता कई बार गलत भी होती है और सही भी होती है, ठीक है। ये बात है कि एग्रेशन को सही जगह दिखाना पड़ता है। अगर हम अपने एग्रेशन को, आक्रामकता को सही जगह दिखा दें, जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं बल्लेबाज आक्रामक है, अब ये आक्रामकता सही जगह पे लगी, एग्रेसिव है बल्लेबाज, तो लंबे लंबे छक्के, यानी बॉल को रोकता नहीं, मारता है, डरता नहीं है, उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो आक्रामक है, छक्के उड़ा रहा है, चौके उड़ा रहा है, तो कुछ अच्छा ही कर रहा है। एक बल्लेबाज है स्लो, बिल्कुल टुक टुक करके खेल रहा है, वो इतना आक्रामक नहीं है। तो आक्रामकता, एग्रेसिवनेस सही जगह लगेगी तो बहुत काम की चीज है। ऐसा इस अर्ली चाइल्डहुड में बिहेवियर देखा गया है बच्चे का। आगे बढ़ते हैं, अहम भाव, ईगोसेंट्रिक तो होता है बच्चा। देखिए, ईगोसेंट्रिक यहां पर आके थोड़ी थोड़ी खत्म होती है, वरना ईगोसेंट्रिक बच्चा रहेगा और होगा भी, वो नेचर है, बचपन है, बचपन में ही अहम नहीं होगा बच्चे में, मैं सबसे सुंदर लग रहा हूं, मेरे कपड़े सबसे अच्छे, ठीक है, ये कैसे ऐसे बोल गया मुझसे, इसने छोटे को देखेगा, इसने तू कैसे बोल दिया। तो ईगोसेंट्रिक तो बच्चा रहता है, अपना आप को अच्छा दिखाना। तो इस चक्कर में वो कुछ सोशल चीजें सीख भी लेता है। जैसे कि मान लो किसी के घर में नमस्ते करने का कल्चर नहीं है, वो मामा चाचा के गया, वहां नमस्ते करने का कल्चर है, अब उसका अहम जाग गया कि यार मुझे पता नहीं है कैसा मानेंगे कैसा नहीं मानेंगे, तो नमस्ते करना सीख के आ गया। तो कई बार जो है ईगोसेंट्रिक चीजें ठीक भी होती हैं और गलत भी होती हैं। पूर्वाग्रह, प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी पहले से ही मान के चलना कि ऐसा है। जैसे पूर्वाग्रह, प्रिजुडाइज, लड़कियां कमजोर होती हैं, पहले ही मान लिया किसी बच्चे ने लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियों का मैथ खराब होता है, लड़का डॉल से नहीं खेलेगा, लड़का बंदूक से ही खेलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रिजुडाइज है, पहले से ही पूर्वाग्रह, हमने मान लिया कि ऐसा होगा और अपने आप को उसके हिसाब से बनाने लग गए। इसका सबसे सरल एग्जाम्पल देखो, बच्चा क्या है कि अपने माँ बाप को देखता है, उनके बिहेवियर को देखता है, तो उसे पता है कि फ्यूचर में मेरा ये रोल है, माँ बाप की तरह मैं एक्ट करूंगा, तो माँ बाप की तरह ही अपना सामाजिकरण करने लग जाता है, माँ बाप की तरह ही अपना सामाजिकरण करने लग जाता है। ये प्रिजुडाइज है, उसने सीखा, पूर्वाग्रह, आगे वाली चीजों से पहले ही सीख लिया, आगे आने वाली चीजों से पहले ही उसने सीख लिया, वो पूर्वाग्रह हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक अनुमोदन। ये उत्तर बाल्यावस्था में भी आता है, मैं आपको वहां पर बता चुका हूं। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन,
उत्तर बाल्यावस्था में भी होती है, जो बच्चों को सिखाने में बहुत मदद करती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ नहीं आती है, यहां पर बच्चा रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड में रेस्पॉन्सिबल बनता है। तो कोई भी, मान लो आपके छोटे भाई बहन या जो भी भाई भतीजे हों, अगर वो 2 से 7 साल के हैं तो उनको रखवाली के लिए कभी मत छोड़ो, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसका कहीं ना कहीं मन चंचल रहेगा, वो रखवाली कर ही नहीं पाएगा। चाहे कि भाई ये कह दिया देख बेटा दूध उबल रहा है यहीं खड़ा रही हो, इतनी देर में बाहर से कहीं पी 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 की आवाज आई, तुरंत भाग जाएगा देखने, इतनी देर में दूध निकल गया, कि उसे यूं लगता है कि मैं तो बस ये गया और ये आया, इतने में कौन सा दूध निकलेगा। तो वो रेस्पॉन्सिबल बिल्कुल नहीं होता छोटा सा, ठीक है। यहां पर आके रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाव आ जाता है, क्योंकि यहां पर आके गुड बॉय बैड बॉय वाली इमेज बच्चों की बनने लग जाती है। तो सोचता है कि घर वाले क्या कहेंगे, तो ये काम मुझे करना है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर भाव आ जाता है, जिससे वो बहुत कुछ सीखता है। सामाजिक कुशलता, सोशल एफिशिएंसी। सोशल एफिशिएंसी का मतलब है ना तेरा ना मेरा, ये वाला भाव छोड़ के सब हमारा, यानी ना तेरा ना मेरा, सब छोड़ के ये भाव कि कोई तेरा नहीं कोई मेरा नहीं, तेर मेर खत्म हो जाना। तो सोशल एफिशिएंसी बच्चे के अंदर आ गई, सबकी कुशलता, सबकी समाज की कुशलता, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज मत हो ना, काफी लोग कौशलता भी समझते हैं, सोशल, ठीक है, यानी कौशलता, सामाजिक कौशल, कौशल का मतलब होता है स्किल, ठीक है। सोशल एफिशिएंसी नहीं होगा, वो सोशल स्किल हो जाएंगे, वो बिल्कुल अलग है, वो नहीं है यहां पर हमारी टर्म। तो कई बार क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सामाजिक कुशलता और सामाजिक कौशलता, कौशलता में एक ही बात है, एक बात नहीं है। ये कौशलता का मतलब होता है स्किल्स, ठीक है, ये नहीं है। सामाजिक कुशलता है बिहेवियर में, स्किल्स तो सीखने से आते हैं, ठीक है। खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल भावना यहाँ आई है, इसका एक क्वेश्चन भी यूपी टेट में आ चुका है। तो सामाजिक बिहेवियर है खेल भावना, एक अच्छी, यानी स्पोर्ट्समैनशिप में क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी आती है, लोगों के साथ इंटरेक्शन आता है, लोगों के अंडर में सीख खेलना या कप्तानी करना, लोगों को टैकल करना आ जाता है। स्पोर्ट्समैनशिप बहुत कुछ सिखा के जाता है। स्पोर्ट्स जो बच्चा खेलता है वो बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं व्यवहार करता है समाज में। एडोलसेंस आ गई, तूफान की उम्र, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों का प्रभाव, इसमें तो सबसे ज्यादा प्रभाव दोस्तों का रहता है कि भैया दोस्त ही सब कुछ है, मेरा मित्र ही है जो भी है, बाकी सब बेकार है, माता पिता कुछ नहीं है इसमें। इस एज में माता पिता का कोई रोल नहीं है, मेरा दोस्त है जो भी है, ये है बहुत अच्छी चीज। उसके अलावा नए सामाजिक समूह बनते हैं, नए समूह, क्योंकि बच्चा इसमें केस में इंडिपेंडेंटली बाहर निकलता है। जिम जाने लग जाएगा, मान लो योगा क्लास जाने लगा तो योगा वालों का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। कोई और क्लबिंग करने लगा, क्लब जाने लगा तो वहां पर एक ग्रुप बन गया बच्चों का, ठीक है। किसी टूर पे गया तो एजुकेशनल टूर पे गया, वहां और स्कूल के बच्चे मिले, एक ग्रुप बन गया। तो नए सामाजिक समूह बनाता हुआ चलता है बच्चा इसमें, और जितने सामाजिक समूह बनाएगा उतना ही सोशलाइज्ड होगा, उतना ही सीखेगा, उतना ही सोशलाइज्ड होगा, उतना ही सीखेगा। बहुत सरलता से, बढ़िया तरीके से मैं आपको बताता चल रहा हूं। और ये सीटेट के लिए इतने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि सीटेट में ये डायरेक्ट रटने को नहीं आती, रटनी नहीं है, समझने को आती हैं और समझाने को आती हैं। बस तुम समझ लो और समझ लो, समझा लो, ये बहुत बढ़िया चीज है। रटाना मेरा उद्देश्य कभी नहीं था, बाकी लोगों का होगा, मेरा उद्देश्य कभी रटाने का नहीं रहता। तो मैंने कभी आपको ये नहीं कहा कि ये रट लो, क्योंकि देखिए रोट मेमोरी, मैंने एक सवाल भी कराया था, डेवलपमेंट में कहीं काम नहीं आती। रोट मेमोरी अभ्यास की एक चीज है, उससे डेवलपमेंट नहीं होगा। आज पढ़ लिया, हो सकता है पेपर निकल जाए, लक अच्छा हो सकता है नहीं निकले, क्योंकि यही चल रहा है इस दुनिया में। आप कोर्स लेते हो, पेड लेते हो, अनपेड लेते हो, रटा देते हैं, थोड़े दिन बाद भूल जाते हो। 4 लाख 5 लाख बच्चा पेड कोर्स लिया और मान लो 1000 का हो भी गया, अरे क्या हो गया भाई, 1000 तो आप खुद भी तैयारी कर लोगे मेरे बिना तो भी हो जाएगा, 1000 लोगों का 4 लाख लोगों में, ठीक है। शिक्षक वो बढ़िया, शिक्षक वो बढ़िया जो अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझा के सिलेक्शन करवा पाए, सबसे ज्यादा लोगों का सिलेक्शन करवा पाए, अपनी बातों को अच्छे से समझा के, बिना रटाए, बिना रटाए। चलिए, फिर उसके बाद आया विरोधात्मक प्रवृत्ति, कॉन्ट्राडिक्टरी टेंडेंसी, ठीक है। कोई भी समाज में गलत चीज हो रही होगी, गलत
कुरीतियां होगी उसके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल खड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो दहेज प्रथा के खिलाफ ये खड़ा हो जाएगा, चाहे बड़ा होके खुद ही दहेज मांगे कि जी मुझे स्कॉर्पियो दे दो, फलाना दे दो, लेकिन इस एज में जरूर खड़ा रहेगा। इस एज में नहीं, दहेज नहीं लेना, नहीं देना, ठीक है। और जैसी शादी की बारी आएगी तुरंत कहेगा पापा जरा स्कॉर्पियो की तो कहो, मेरी सरकारी नौकरी भी लग गई, टीचर बन गया मैं अब। तो ये वाली चीज होती है विरोधात्मक प्रवृत्ति, सोशल और जो चीजें हैं, कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ रहती है बहुत ज्यादा इस उम्र में। तो ये एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्कॉर्पियो का एग्जाम्पल लिख देना यहाँ कि बच्चा जो है दहेज में बिल्कुल नहीं कहेगा इस एज में 12 से 18, अरे लेना गलत है, ना लूंगा ना दूंगा। और जैसे ही सरकारी नौकरी लगी, 2 साल बाद जब घर वालों ने शादी करी, तुरंत कहेगा पापा स्कॉर्पियो, किया सेल्टोस, इससे नीचे तो बात ही नहीं करनी है, 12-15 लाख की गाड़ी मांगो। चलिए, नई सोच, नई थिंकिंग तो रहती है। क्रिएटिव माइंड है, बताया था पहले भी, क्रिएटिव माइंड है, नई सोच जरूर रहनी है। तो नई सोच की वजह से भी वो सीखता है, समाज में इंटरेक्ट करता है। तो ये कुछ चीजें हैं, सामाजिक व्यवहार मैंने आपको बता दिए हैं। ज्यादातर ये कवर इसलिए नहीं किए जाते क्योंकि ये पिछले पार्ट में कवर हो जाते हैं, लेकिन यहां भी एक तरह से रिवीजन सा हो गया। और सीटेट में तो देखिए कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो कॉमन सेंस के होते हैं। मैं सीटेट पार कराने का एक मूल मंत्र बताता हूं, मोस्ट पॉजिटिव आंसर, ठीक है। बच्चे को माँ बाप बन के सोचो, डांटना नहीं है, टीचर बन के सोचो, मारना नहीं है, ठीक है, और सिखाना है। डांटना नहीं है, मारना नहीं है, मानसिक उत्पीड़न नहीं देना, और सिखाना है। ये है बस सीटेट। इतना समझ लिया तो सीटेट पार, इतना समझ लिया तो सीटेट पार। बताऊंगा कैसे, बस जुड़ जाओ फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे व्यापक रूप में सामाजिक कुशलता, मैंने कुशलता वाला इसलिए लिख दिया क्योंकि कुशलता कौशलता में बच्चे व्यक्ति में सामाजिक हित की भावना का संचार करने एवं अपने व दूसरे के हितों को अलग अलग रखने की भावना को नष्ट करने की प्रवृत्ति है। यानी क्या तेर क्या मेर, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक हित, मेरा हित, तेरा हित, सामाजिक हित, ये सोचो। तो ये है हमारी कुशलता, सामाजिक कुशलता, कोई तेर मेर नहीं। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गई आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन पे आ जाते हैं कि सोशलाइजेशन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं पहले, फिर पढ़ाऊंगा। सोशलाइजेशन और भी कई टीचर आएंगे, 7, 8, 9, 10 लिख देंगे, कहेंगे मैं सही, मैंने लिखे 4 या 5, मैं भी सही, ठीक है। कोई 2 लिख देगा, वो भी सही। मैंने क्या बताया, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने देते ही चले गए, वो किसी ने 10 दे दिए, किसी ने 8 दे दिए। समझिए, एमएड की बुक उठाओ और उठा के पढ़ना शुरू करो, किसी बुक में कैसा, किसी बुक में कैसा, किसी बुक में कैसा, ठीक है। जैसा देखा वैसा उतार दिया। अब समस्या ये आती है, यहां पर कतई बच्चा क्या समझता है, अबोध बालक हो तुम लोग ये समझते हो कि जिसने ज्यादा पॉइंट दे दिए वो बढ़िया, अरे तुम्हें ज्यादा पढ़ा दिया। अच्छी चीज क्या है, केवल उतने ही पॉइंट लिखो जिससे बाहर एग्जाम में ना आए और अननेसेसरी बच्चे पे बर्डन ना हो। एक आधे में रिस्क लग रहा है, लिख दो एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। छोटा मोटा तो नमक में, वो क्या बोलते हैं, आटे में नमक तो चलता है कि थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया, कोई बात नहीं, अबोध बालक है, क्या पता चलेगा, तो इतना तो चलता है। लेकिन ऐसा नहीं 8-10 लिख के अपने आप में फूले समा रहे हैं, मैंने बहुत तगड़ा पढ़ाया। ज्यादा पढ़ाना कहीं तगड़ा नहीं होता, कुछ नहीं होता। मेरी बात समझो, ये 4-5 पॉइंट भी मैं एक्स्ट्रा लिख रखे हैं, मैं खुद बता देता हूं, इनमें से ही आएगा, एक आधा पॉइंट कम ही आएगा। समझ में आ गई बात। तो ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये भी यूं समझ लो एक एक्स्ट्रा ही होगा। तो ये पॉइंट सफिशिएंट है, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे और आते भी हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन, सबसे पहला प्राथमिक समाजीकरण बच्चे का कहां से शुरू होता है। बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जिसके टच में रहा वो देता है प्राइमरी समाजीकरण, यानी प्राथमिक सोशलाइजेशन, समाजीकरण वो देगा। यानी बच्चा पैदा होने के बाद माता पिता, परिवार के कुछ निकटतम लोगों के टच में रहता है, वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन तुम्हारे वो, यानी परिवार जिनके डायरेक्ट टच में रहेगा। अब क्या होता है, देखिए मिसकंसेप्ट ये है, मान लो कोई बच्चा अनाथ है तो वो केयर टेकर के, कोई केयर टेकर होगा, गार्जियन होंगे, ठीक है, तो वो जिनके टच में रहेगा,
पैदा होने के बाद वो उसके प्राइमरी बन जाएंगे। तो ये बात समझ लेना, टीचर भी प्राइमरी बन सकता है यदि वो बच्चे के साथ शुरुआती दिनों से है। जैसे कि आया, वो एक प्राइमरी सोशलाइजेशन है, प्राइमरी, क्योंकि बच्चा आया के साथ रहता है। ठीक है, तो यानी जो घर में आती हैं, मान लो माँ बाप नौकरी पे चले जाएं, तो वो भी एक प्राइमरी आएगी। समझ गए? तो बच्चा शुरुआती दिनों में जिसके साथ रहकर सोशलाइजेशन कर रहा है, समाज में अंत्यक्रिया करके सीख रहा है, वो सारे प्राइमरी में आ जाएंगे। अब डेफिनेशन क्लियर होगी। अब कभी गलती नहीं करोगे। अब क्वेश्चन के 4 ऑप्शन देख के ही प्राइमरी लगाओगे, ना कि रट के लगाओगे, ना कि रट के। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया कि लिख दिया सीधा लोगों ने क्या, अजी परिवार। परिवार नहीं, आया भी हो सकती है, केयर टेकर भी हो सकता है, गार्जियन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो बच्चे के साथ शुरुआती दिनों में रहा हो। क्लियर होगी बात? सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जब बच्चा प्राइमरी के साथ रहते रहते ही बाहर भी जाने लगे, प्राइमरी को छोड़ के थोड़े टाइम के लिए बाहर चला जाए। यानी जैसे पड़ोस, छोटा बच्चा फुदकता हुआ बाहर पहुंच गया, वहां एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देख रहा है, तो इसका मतलब वो उसका नेबर है, उसका सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रहा है अब। यानी प्राइमरी को छोड़ के बच्चा, इसको गौण भी बोलते हैं, द्वितीयक भी बोलते हैं। तो ये सामाजिकरण कब होता है बच्चे का? जब प्राइमरी वाले के अलावा वो कहीं और जाना शुरू कर दे। अब आप समझ जाओ, माँ बाप छोड़ के बच्चा जहां भी जाएगा वो सारे सेकेंडरी हैं, वो सारे सेकेंडरी हैं। बात समझ में आई? तो अगर मैं दो में, जो लोग दो बोल रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। प्राइमरी सेकेंडरी में ही दुनिया खत्म कर दे रहे हैं। या तो बच्चा माँ बाप के रहेगा या माँ बाप के बाहर जाएगा, बस बात खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात है। ये 3-4 पॉइंट। अब ये क्यों लिए गए? क्योंकि कई बार क्या हुआ, सीटेट में पूछ लिया गया, कवर करना जरूरी पड़ गया। ठीक है, कवर करना जरूरी पड़ गया। 3-4 पॉइंट और ले लिए एक्स्ट्रा हमने। चलिए, तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्रत्याशित समाजीकरण। प्रत्याशित समाजीकरण का मतलब क्या हो गया? जो मैंने आपको भी बताया था, एंटीसिपेट करना, फ्यूचर देख के सोशलाइजेशन, फ्यूचर देख के। मैंने आपको भी एक एग्जांपल प्रिजुडाइज में बता दिया था, मुझे यहां ना बताना चाहिए था हालांकि, तो वहां से हटा दो उसको। जो प्रिजुडाइज में बताया था, यहां उसका एग्जांपल का बिल्कुल सटीक बैठेगा। वो एग्जांपल है कि अपने माँ बाप के रोल देख लेता है बच्चा और उसी के हिसाब से अपना समाजीकरण करने लग जाता है कि मुझे भी ये रोल आगे अदा करने हैं, मुझे भी ये रोल आगे अदा करने हैं। इसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, यानी आगे का देख के फिर अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेना, अपने आप को उसी हिसाब से ढाल लेना। जैसे बच्चा है, मान लीजिए, अब छोटा बच्चा एक बड़े बच्चे को क्रिकेट खेलते हुए देख रहा है, तो अब उसने एंटीसिपेट कर लिया कि भाई मैं भी बड़ा होकर क्रिकेट खेलूंगा, मैं भी बड़ा होकर क्रिकेट खेलूंगा। तो वो अपने सामाजिकरण उसी हिसाब से कर लेगा। यानी एंटीसिपेट कर लेना, क्या कर लेना? प्रत्याशित कर लेना कि आगे चल के मुझे ऐसा करना है, तो मैं अभी से ही अपने बर्ताव, अपने वातावरण, उनमें सोशलाइजेशन में चेंजेस करने शुरू कर दूं अभी से ही। ठीक है, उसने अपने माँ बाप को देखा, माँ बाप इस तरह से रह रहे हैं, दाम्पत्य ऐसे रह रहे हैं, इस जीवन में ऐसे रह रहे हैं, तो वो भी अपने अंदर वो चेंजेस लाना शुरू कर देता है कि मुझे भी तो बड़ा होकर यही काम करना है। चलिए, उसके बाद आता है रीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन का मतलब होता है पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण का मतलब फिर से समाजीकरण। पहली बार हुआ उसे मिटा दो, फिर से करो। इसका सबसे सटीक एग्जांपल देता हूं, मजा आ जाएगा तुम्हें। शादी, शादी इसका सबसे सटीक एग्जांपल है, वो भी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं। लड़कों का कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, यानी वो तो छोड़ दो उनका। तो शादी एक समाजीकरण है लड़कियों के लिए। क्यों? अपने समाज यानी अपनी फैमिली को छोड़कर दूसरी फैमिली में आकर उनके समाज में, यानी पुनर्समाजीकरण करना पड़ता है उनको, फिर से समाज में एडजस्ट करना पड़ता है। रिश्ते बदल जाते हैं, काफी चीजें बदल जाती हैं और उनमें फिर से उनको सोशलाइज्ड होना पड़ता है। इसको बोलते हैं पुनर्समाजीकरण। दूसरा एग्जाम्पल इसका, आर्मी ज्वाइन कर ली। अब आर्मी का कल्चर बिल्कुल अलग है, पहले अलग तरीके से रह रहा था, पुनर्समाजीकरण। आर्मी ज्वाइन कर ली, बिल्कुल काया ही पलट गई, सुबह 4 बजे उठना, अलग समाज, अलग कल्चर, सब कुछ अलग तरीके से रहना। तो वो हो गया हमारा पुनर्समाजीकरण, यानी आर्मी ज्वाइन कर लेना, आर्मी ज्वाइन करना।
इस तरह के एग्जाम्पल से आपको समझ में जल्दी आ जाएगा कि रीसोशलाइजेशन क्या है। इसके क्वेश्चन बैंक लेके आऊंगा बहुत बढ़िया मैं आपके लिए, 30-40 क्वेश्चन के सटीक वो। अब आप कहोगे जी इतना सा टॉपिक और क्वेश्चन 40, कोई बात नहीं, कर लो, मेरे लिए तो एक ही क्लास है, आपके लिए तो एक ही घंटा है, कर लेने में क्या बुराई है बताइए। मेरा इतना सा है, फ्री तो है, एक क्लास और एक्स्ट्रा ले लूंगा, 30-40 क्वेश्चन बेहतरीन ले आऊंगा तुम्हारे लिए। तो आज जो मैं 10 क्वेश्चन लाया हूं उनको क्वेश्चन बेसिक हैं, वो बिल्कुल बेसिक हैं। आगे मैं जितने कोई भी एग्जाम नहीं छोड़ूंगा, अलग अलग तरह के एग्जाम के सारे क्वेश्चन का निचोड़ आपके लिए ले आऊंगा। अगला देखिए, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, विकासात्मक समाजीकरण। जो समाजीकरण विकासात्मक हो, विकास की दृष्टि से हो, वो कहलाएगा विकासात्मक समाज। अब विकास किसी भी प्रकार का हो सकता है, ह्यूमन यानी हमारा विकास, हम आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंटल, जो भी हम अपने डेवलपमेंट के लिए समाजीकरण कर रहे हैं वो सारे डेवलपमेंटल समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन में आ जाएंगे। तो ये आपको उम्मीद करता हूं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन समझ में आ गए होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आ गए होंगे। अब आ गया एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। कौन कौन है साधन जो बनते हैं सोशलाइजेशन के, कौन कौन साधन बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया एक तो होता है एक्टिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर का मतलब समझते हैं, पहले समझते हैं एक्टिव फैक्टर क्या होता है। ठीक है, जहां बच्चा ले लीजिए या आदमी ले लीजिए, ठीक है ना, जहां आदमी या बच्चा ले लेते हैं, ठीक है, बच्चे से, जहां बच्चा बात रख सके और बात सुन सके, यानी दोनों टू वे होना चाहिए, जहां बच्चा अपनी बात को रख भी सके और दूसरे की बात सुन भी सके। ऐसा इंटरेक्शन जो होगा वो कहलाएगा एक्टिव फैक्टर। जहां पर देखिए बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूं मैं आपको, आप रटना नहीं है। एक्टिव का मतलब है जहां बच्चा अपनी बातों को रख सके और दूसरे के द्वारा जो बातें हैं उनको भी समझ सके, यानी टू वे कम्युनिकेशन है। हम बात रख रहे हैं, तुम भी बात रख रहे हो और हम अपना समाजीकरण कर रहे हैं। किसी एक को बोलने का अधिकार नहीं है, दूसरे को सुनने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। या किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है, किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। अभी आएगा उसमें, जहां बोलने का ही अधिकार नहीं है तब भी समाजीकरण हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं आपको। अभी क्या है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है इसमें। दो चीजें, दोनों को बोलने का अधिकार है, यानी जो दो समूह है सबको बोलने का एक दूसरे से अधिकार है। दूसरी चीज हो गई, एक को अधिकार है, एक को अधिकार नहीं है। तीसरी चीज हो गई, किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये तीन टाइप से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव फैक्टर कौन से हो गए, जहां पर मान लीजिए दोनों पूरे समाज को बोलने का अधिकार है, वो हमारे एक्टिव फैक्टर में तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले जो हमारे एक्टिव सक्रिय कारक हैं वो है फैमिली। ये तो प्राइमरी कारक है, प्राइमरी बोलते हैं इसको। ठीक है, मुख्य, प्राइमरी, प्राथमिक, सारे शब्द लिख लेना इसके सामने। कौन कौन से लिख लेना अभी सही लिख लो। मुख्य कारक है, प्राइमरी कारक है, इंग्लिश में भी लिख लो प्राइमरी कारक है। ठीक है, मेन कारक है, प्राथमिक कारक है, ये सारे कारक हैं। एक्टिव में ही आता है। एक्टिव का तो मतलब समझ गए, फैमिली आपसे बात कर सकती है, आप फैमिली से बात कर सकते हो। ठीक है, और मुख्य क्यों है, जब बच्चा पहली बार किसी से इंटरेक्शन करता है तो वो उसका प्राइमरी हो गया, प्राइमरी हो गया। ठीक है, प्राइमरी हो गया, दोनों वे हैं, दो वे कम्युनिकेशन है, इसकी वजह से क्या है, सक्रिय है, इसकी वजह से सक्रिय है। और प्राइमरी किसकी वजह से, बच्चा पहली बार इन्हीं के साथ रहता है। बाकी सारे जो हैं ये सेकेंडरी हैं। बाकी सारे क्या हैं, ये सेकेंडरी है, गौण कारक है, सेकेंडरी हैं और इनको हम गौण कारक भी बोलते हैं, गौण कारक। ठीक है, लेकिन हैं ये भी एक्टिव। एक्टिव का मतलब समझो, गौण कारक हैं लेकिन एक्टिव हैं, क्योंकि आप देखिए नेबर, पड़ोसी से आप भी बात कर सकते हो और पड़ोसी भी आपसे कर सकता है, तो दोनों वे कम्युनिकेशन है। इसका मतलब कैसा हो गया, एक्टिव कारक हो गया, लेकिन परिवार से अलग है तो सेकेंडरी हो गया। उसके बाद स्कूल, स्कूल भी हमारा सेकेंडरी है,
स्कूल भी हमारा सेकेंडरी है क्योंकि पहला परिवार है, उसके बाद सेकेंडरी कारक है और एक्टिव है क्योंकि स्कूल में हम अपनी बात रख सकते हैं और स्कूल भी अपनी बात हमें समझा सकता है, तो वो भी एक्टिव कारक है। स्कूल को एक उपाधि और दी गई है, क्वेश्चन आ सकता है, सामाजिकरण का पहला औपचारिक एजेंट है। दो तरह के एजेंट होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब हो गया फॉर्मल, अनौपचारिक का मतलब हो गया इनफॉर्मल, जैसे कि कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, मान लो मैं 10-15 लोग मिलके ये बना लूं कि मैंने भाई ये वाली सेना बना ली है, ठीक है, और वो एक रिलीजियस सेना है, तो वो एक इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। उससे जो भी समाजीकरण होगा, जो भी समाजीकरण होगा वो अनौपचारिक होगा। तो स्कूल जो है बच्चे का पहला औपचारिक समाजीकरण का एजेंट है, पहला कारक है औपचारिक। तो अब दो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि बच्चे का प्राइमरी एजेंट कौन है? बच्चे का प्राइमरी एजेंट तो माँ बाप है, परिवार के सदस्य हैं। माँ बाप है, परिवार के सदस्य हैं, वो प्राइमरी हैं। अगर वो नहीं थे तो केयर गिवर जो है, जिसने उसको देख रेख करी, वो है। वो भी नहीं था, सब नहीं थे, तो जिसने उसे बचपन से पाला वो प्राइमरी हो गए। प्राइमरी समझ में आ गया। इसके अलावा जो भी थे सब सेकेंडरी हो गए। तो प्राइमरी और सेकेंडरी तो आपको समझ में आ गए। अब समझते हैं एक्टिव और पैसिव को। एक्टिव का मतलब जहां दोनों तरफ बात चल रही हो वो, तो माँ बाप से भी दोनों तरफ बात चलती है, तो ये भी हमारा एक्टिव हो गया। नेबरहुड से भी दोनों तरफ बातें चलती है, स्कूल में भी दोनों तरफ बातें चलती हैं, और फ्रेंड सर्कल में भी बात कह भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये सब हो गए हमारे जितने भी हैं एक्टिव फैक्टर हैं। इन एक्टिव फैक्टर में फैमिली प्राइमरी है, बाकी सारे गौण हैं, सेकेंडरी हैं। बताइए, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया हो तो बताइए, समझ में आ गया बात। अब पैसिव की बात करते हैं। पैसिव का कई बार क्या आता है, निष्क्रिय कारक है, जैसे लाइब्रेरी। अब आप कहेंगे जी लाइब्रेरी तो रटा हुआ है हमने, निष्क्रिय कारक क्यों है? लाइब्रेरी इसके लिए निष्क्रिय कारक है, सब चुप बैठे हैं, सब चुप बैठे हैं, बताइए। और वहां से क्या सामाजिकरण सीख रहे हैं कि कई बार समाज में चुप भी रहना पड़ता है, समाज के माहौल के हिसाब से चुप रहना सीख रहे हैं, ठीक है। माहौल के हिसाब से चुप रहना सीख रहे हैं, परिस्थिति के हिसाब से भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसका मतलब क्या कोई बातचीत हो रही है, ये दो लोग मान लो, ये लो जी, एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, क्या इनमें कोई बात हो रही है, कोई कम्युनिकेशन है? नहीं है, इनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों चुप बैठे हैं, तो पैसिव होगा, एक्टिव तो होगा ही नहीं। ना ये बात कर रहा, 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 तो ये पैसिव हैं, कोई आपस में बात नहीं कर रहा, इसलिए पैसिव हैं। और तब भी समाजीकरण हो रहा है, इसलिए मैंने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि यहीं पे ही क्या होता है, बोलना अलाउड नहीं होता। यानी तुम खुसर फुसर कर लो बात अलग है, लेकिन अलाउ नहीं होता, बिना बोले समाजीकरण। अब मेरा एक सवाल है आपसे, मैं कल जब क्वेश्चन लूंगा तब आपको बताऊंगा, जो मेरी बात जिस तक पहुंचे वो जरूर इस बात का जवाब देना, मास मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, ये कैसे हैं? क्या ये एक्टिव में आएंगे, क्या ये पैसिव में आएंगे? क्योंकि एक तरफ का बात आदमी अपनी बात रख सकता है, दूसरा केवल सुन सकता है। समझ में आ गया? बहुत ही गहरी बात पूछ रहा हूं। एक तरफ का आदमी अपनी बात रख सकता है, दूसरा केवल सुन सकता है, वन वे है, वन वे है। बताओ पैसिव में डालूं या एक्टिव में डालूं? मेरा सवाल यह है, कल बताऊंगा आपको जब क्वेश्चन बैंक लेके आऊंगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? बात क्लियर हो गई? चलिए अब क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से। 5, 7, 10 बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं, जिससे कि थोड़ा वार्म अप हो जाए। वार्म अप के बाद कल इसका प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा बहुत बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब फटाफट से इसका एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, यानी एक वार्म अप क्वेश्चन कर लेते हैं। इन्हें मैं वार्म अप क्वेश्चन बोलता हूं, ताकि तुम्हारा वार्म अप सा हो जाए कि हाँ, जो नींद सी आ रही थी खुल जाए वो। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक यानी सेकेंडरी समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? सेकेंडरी
कौन सा है द्वितीयक? तो जहां परिवार है वो सब मेन है। परिवार ये तो होगा ही नहीं, परिवार ये तो होगा ही नहीं, मीडिया आस पड़ोस, विद्यालय एवं मीडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो बताइए द्वितीयक कौन सा हो जाएगा? विद्यालय। कौन सा हो जाएगा? ये हमारा सेकेंडरी हो गया, ये हमारा सेकेंडरी हो गया, क्योंकि परिवार एवं पास पड़ोस जो है हमारा वो तो मेन में आएगा, परिवार एवं मीडिया भी मेन में आएगा, जहां परिवार आ जाए वो तो मेन में आना ही आना है। उसके अलावा विद्यालय एवं मीडिया, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी है, ये हमारा सेकेंडरी है। बात समझ में आई? सेकेंडरी हमारा ये भी हो सकता है मीडिया एवं पास पड़ोस, लेकिन उसमें विद्यालय है तो वो मेरा बेस्ट आंसर है। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो मीडिया और पास पड़ोस भी सेकेंडरी हो सकता है, लेकिन विद्यालय बेस्ट आंसर है। क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, इसमें नहीं होना चाहिए था। इस क्वेश्चन को चेक करके मैं कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है थोड़ा सा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की, बताइए, परिवार एवं पास पड़ोस, तो जहां परिवार आ जाए वो प्राइमरी है, जहां परिवार आ जाए, मैंने क्या बोला, वो प्राइमरी है, ढूंढ लो। मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, बिल्कुल नहीं। प्राथमिक एजेंसियां हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और मध्य एजेंसियां हैं, नहीं। द्वितीयक है, नहीं। क्योंकि जहां परिवार शब्द आ जाए वो प्राइमरी में ही आएगी, इसे बोलेंगे प्राइमरी प्राथमिक एजेंसी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बेसिक सा सवाल है। बच्चे, 4 ऑप्शन दे दिए। जन्म से उच्च श्रृंखल होते हैं, यानी शैतान टाइप होते हैं, ठीक है, और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाना आवश्यक होता है। ऐसा तो है नहीं, बच्चे पैदा होते हैं तो खराब तो पैदा नहीं होते, सामाजिकरण के कारण खराब हो सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, कि खराब पैदा हुए, समाज ने सभ्य बनाया। बच्चा सही पैदा होते हैं एकदम बढ़िया, लेकिन समाज उन्हें सही या खराब बनाता है, तो ये तो है नहीं। ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए, ये भी नहीं। अरे माँ बाप तो पीटते हैं बच्चों को, तो इसका मतलब ईश्वर का उपहार तो है, लेकिन पूजा के लायक नहीं है बच्चे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, पेरेंट्स बनो, उन्हें भगवान नहीं बनाना, पेरेंट्स बनिए और उनके लिए जो बेस्ट हो सकता हो। सीटेट में क्या है, अपने बच्चे को पढ़ाना है, काबिल बनाना है, और उसकी कोई कमी आपको डांट डपक के ठीक नहीं करनी, बस इतना ध्यान लेना, ठीक है। प्यार मोहब्बत से सब ऐसे ठीक करनी है। जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उसे प्रभावित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसा देश वैसा भेष, इसका मतलब यही है कि जहां रहेंगे वैसे बनेंगे। एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा। बेस्ट आंसर हमारा यही है। बहुत खाली स्लेट की तरह एक बेहतरीन IQ लेके आता है बच्चा, ठीक है, वो जमाने गए, खाली स्लेट है कुछ भी लिख लो। चलिए, पैदा होते ही तो उसके अंदर सारे भाव जागृत हो जाते हैं, इमोशनल वगैरह भी सब स्टार्ट हो जाता है उसका। जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे प्रभावित होते हैं, ये उसका उत्तर है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? गौण वाहक, परिवार नहीं होना चाहिए। देखिए, परिवार और पास पड़ोस गौण कभी हो ही नहीं सकता, परिवार और रिश्तेदार कभी गौण नहीं हो सकता, सब प्राइमरी में आएंगे। विद्यालय और परिवार बिल्कुल नहीं हो सकता, जहां परिवार आ जाए वो तो प्राइमरी है। क्या बता, विद्यालय और पास पड़ोस ये हैं गौण। देखिए, गौण में आप ये मत कहिएगा कि सर रिश्तेदार तो गौण है, लेकिन उसके साथ परिवार जुड़ गया ना, तो जहां परिवार जुड़ गया, परिवार में रिश्तेदार रहने आए, वो गौण ही माने जाएंगे। परिवार जहां जुड़ गया, सॉरी, वो प्राइमरी ही माने जाएंगे, प्रथम ही माने जाएंगे। जहां परिवार है वो पहला है, प्राइमरी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यम यानी जनता से कम्युनिकेशन। जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है, बिल्कुल बनता जा रहा है जनसंचार जो हो रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? अब नीचे जनसंचार के बारे में 4 कथन दिए होंगे, उसमें से कौन सा उपयुक्त है वो आपको बताना है। समाजीकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है, बिल्कुल गलत बात है। उसके अलावा जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम, ठीक है, अभिवृत्ति, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। तीसरा पढ़ लेते हैं। भौतिक बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते, नेगेटिव आंसर है, काट दो। संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन
और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। बच्चे की बात ही नहीं करी तो भी काट दो, ठीक है। तो ये सारे तो हमारे हैं नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव हैं या बच्चे के बारे में कोई बात नहीं हो रही। यही हमारा जनसंपर्क में सबसे बेस्ट है। मैंने बोला ना, सबसे बेस्ट आंसर ढूंढना है। तो ये कोई क्वेश्चन रटने का नहीं है, समझ के बेस्ट लगाना है बस, जो आपको लगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समाजीकरण एक प्रमुख कारक है? ठीक है, आनुवांशिकता तो है ही नहीं, प्रमुख पूछा है तो परिवार जहां आ गया वो प्रमुख होगा। बाकी सारे भी हो सकते हैं। राजनीतिक दल, ये क्या है? अनौपचारिक दल है, अनौपचारिक इंस्टीट्यूशन है, ये हमारा सेकेंडरी में आएगा। लेकिन हमें से क्या पूछा है उसने? प्रमुख। कंप्यूटर भी सेकेंडरी में आना चाहिए, हमसे क्या पूछा है? प्रमुख, परिवार, परिवार है प्रमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ये मेरा पड़ोस कर लो, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरे प्रिय वस्तु, मेरा विद्यालय। नर्सरी कक्षा, प्री स्कूल एज है, अभी जाना ही शुरू हुआ है, उसके लिए तो परिवार ही सब कुछ है अभी, ठीक है ना। शुरुआत कर रहा है तो परिवार ही होगा। अभी तो टीचर के पास पहुंचा नहीं है, हो सकता है सेकेंडरी वाला ज्यादा बढ़िया हो जाए जब टीचर के पास पहुंच जाए। लेकिन शुरुआत, वर्ड देखना, शुरुआत, तो शुरुआत का मतलब है वो अपने परिवार से निकला है, तो उसके लिए मेरा परिवार ही सबसे अच्छा है अभी। बिल्कुल बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, बात समझ में आई? जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, सत्य है, ठीक है, कदाचित सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है, ठीक है। ये कदाचित वजाचित छोड़ दो, ये बताओ ये जो लाइन लिखी है तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है? जब कभी दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक तो समास तो बनी जाएगा। व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और प्रभावित भी कर रहे हैं, तो वे सामाजिक समूह का निर्माण कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सत्य बात है, सत्य वचन। तो हमने सत्य वचन पे टिक कर दिया। बताइए बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाएं। ये तो वार्म अप है, कल लेके आऊंगा बढ़िया सवाल। बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है, अभी आ गया क्वेश्चन, वहीं आ गया। खेल, दिनचर्या, बाल साहित्य, संचार माध्यम। अभी देखते हैं, देखो दिनचर्या का तो हमने वहां पर पढ़ा था, कहीं नहीं दिखा था। बाल साहित्य का भी कहीं नहीं था। आपको पता है बाल साहित्य सीख सकता है लेकिन विशेष महत्व नहीं है, ठीक है। ऐसी दिनचर्या का से सीख सकता है लेकिन वो सामाजिक नहीं है, दिनचर्या कोई सामाजिक थोड़ी है। और संचार माध्यम से भी सीख सकता है लेकिन विशेष महत्व इनमें से किसका होगा? खेल का। इनमें से किसका होगा? खेल। मैंने बताया था लीडरशिप क्वालिटी आती है, ठीक है। आप कप्तान बनते हैं, कप्तान के अंडर में खेलते हैं, एक टीम जो है वो आता है, टीम एफर्ट, टीम के साथ खेलना आता है, तो बहुत कुछ आता है, खेल है इसमें। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लास को ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपसे होंगे भी। ये यूपी टेट का आए हुए क्वेश्चन है, ये यूपी टेट का आया हुआ क्वेश्चन था, पहले रटा होगा, आज समझ में आ गया क्लास देख के। आया नहीं है तो जल्दी से रिमाइंड करो, क्लास देखो। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है, तो सबसे अधिक और गहन समाजीकरण जब समाज में निकलोगे तभी तो होगा। तो समाज में सबसे मैक्सिमम समाज बताइए किसका होगा? अर्ली चाइल्डहुड का समाज कौन है? अर्ली चाइल्डहुड का ऐसे हिसाब लगाओ, देखो अर्ली चाइल्डहुड का समाज कौन है? पेरेंट्स हैं, टीचर भी हो सकते हैं एक दो, पड़ोस में दोस्त हो सकते हैं। लेट चाइल्डहुड का, लेट चाइल्डहुड, ठीक है, फ्रेंड्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए और टीचर हो गए। अब आ जाओ किशोरावस्था। किशोरावस्था एडोलसेंस का, पेरेंट्स तो हो ही गए, चाहे दुश्मन हैं, टीचर भी हैं, दोस्त बढ़ गए और बहुत सारे सोशल ग्रुप बन गए। तो समझो गहन और जटिल कहां होना चाहिए? जिसके ग्रुप ज्यादा है, जिसके ग्रुप कम है? सोच के देखो, जिसके ग्रुप ज्यादा है, तो इसका मतलब कहां होगा? किशोरावस्था में। कहां पर होगा? किशोरावस्था में होगा सबसे जटिल। बताओ टेक्निकली समझाया नहीं समझाया तुम्हें कि भाई उसके ग्रुप भी छोटे थे तो समाजीकरण तो हो रहा था, बढ़िया भी हो रहा था, लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में सबसे जटिल कहां होगा? किशोरावस्था में, क्योंकि ग्रुप दायरा बढ़ गया, दायरा बढ़ गया। बताइए बात समझ में आ गई दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। कल इसका एक बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, बस जो कमी रह गई है वो और पूरी कर दो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो, फटाफट से शेयर बजाओ सबसे ज्यादा, ठीक।
ठीक है, शेयर करिए, जो तैयारी कर रहा है उसे शेयर करिए, उससे कहिए सब्सक्राइब करें। कल मैं बहुत बढ़िया क्लास लेके आऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।